अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, वेलकम। और पहले दिन में पढ़ाता कोई नहीं हूँ तो हैं। हाँ ठीक है, सही है। चलें कुछ जनरल बातें करते हैं और कुछ नसीहतें, कुछ वादे, कुछ कस्में। अच्छा, पहले ये बताइए कि आप में से कोई ऐसा मुजाहिद जो FAR1 नहीं पढ़ा हुआ और उसने अभी इसी अटेम्प्ट में FAR1 FAR2 इकट्ठे रखे हैं? सही है, यानी बाकी है FAR1 नहीं पढ़ा हुआ पहले। अच्छा, बेटे भी क्लास के बाद मिलना है, उसमें ज़रा देखें कि आपके पास और क्या ऑप्शन है। अच्छा, बाकी सब जो हैं वो FAR1 पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल, आप में से कितने हैं जिन्होंने FAR1 ये पिछली अटैम्प्ट में पढ़ा है? अच्छा चलें, सवाल चेंज करता हूँ, कितने हैं जिन्होंने पिछले से पहले पढ़ा हुआ है FAR1? चलो हैं कुछ, सही है। यानी ये जितने पहले वाले हैं इन्होंने IFRS 15 पढ़ा हुआ। पढ़ाना ज़ीरो से ही है, मैं वैसे ही ज़रा पूछ रहा हूँ कुछ बातें, ज़ीरो से ही पढ़ाना। आप में से कितने हैं जिन्होंने इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी? ठीक है, चल रिजल्ट कब है? ईद वाले दिन? नहीं, हाँ तो ईद के बाद ही हुआ ना, ईद के बाद हुआ ना यार। हाँ सही। चलें, अच्छा कुछ अपने स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, कुछ वैसे जनरल नसीहतें। कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है, कुछ हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। यहाँ बैठे में से कितने हैं जिन्होंने पहले मुझसे कोई पेपर नहीं पढ़ा? कोई पेपर, FAR1 नहीं, कोई पेपर नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है। चलें, पहले कुछ सीरियस बात। आप में से कोई, वैसे तो कहेंगे तो शर्मा ही जाएंगे, चले मैं सवाल आपसे नहीं पूछता, मैं अपने आप से पूछ लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जो लखपति, तो खैर मसला कोई नहीं है, अब करोड़पति अरबपति घराने से है, मेरा नहीं ख्याल, लग भी नहीं रहे। अच्छा, आप में से कोई ऐसा की भी मुझे उम्मीद कम है, चांसेस हैं लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि जिनका बिज़नेस सेट है और उनका बिज़नेस उनका इंतज़ार कर रहा है, अब्बा जी ने बिज़नेस सेट करके दिया हुआ है और उनका बिज़नेस इंतज़ार कर रहा है कि बेटा अभी आ जाओ, तो आप कहने कि मैं थोड़ा पढ़ लूँ। चलो ठीक है, पढ़ लो, आना तो तुमने अपने बिज़नेस को संभालने ही है। ऐसा भी शायद कोई नहीं होगा, शायद। और तीसरा अंदाज़ा, ऐसा भी शायद कोई नहीं होगा जो खुद कमा कर, अच्छा एक दो शक्लें पुरानी हैं मुझे अंदाज़ा है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जो खुद कमा कर फीस पे करके यहाँ बैठा है। एक दो, क्या कमाते हैं, क्या करते हैं आप? सर मैं पढ़ाते हैं जी। आप? फ्रीलांसिंग। अच्छा जी, पढ़ाते हैं नहीं? अच्छा सही है। चलें, 3 लोग इस मजमे में, 3 लोग खुद कमाते हैं। अच्छा, ये जो खुद कमा रहे हैं ये इसी फीस के लिए या वैसे ही बचपन से पढ़ा रहे थे तो शौक है पढ़ाने का, अपने आप को फाइनेंस करने के लिए, या वैसे ही बस वैसे ही फाइनेंस करने के लिए? आप? फाइनेंस करने के लिए। चलो 2 लोग हो गए, आ जाओ आगे, आ जाओ, जगह है, इधर है जगह, उधर भी है।
अच्छा, 2 लोग हो गए जो खुद कमाकर अपनी फ़ीस दे रहे हैं, तो बाकियों के पास पैसे कहाँ से आए फ़ीस देने के? हैं, अब्बा जी ने दिए। आप लोगों की एवरेज एज, जो मेरा अंदाज़ा है, आप तकरीबन कोई 20 साल एवरेज एज है आप लोगों की। 19, 21, 22, 18 तो मुश्किल ही है, लेकिन ये कि 18 से 22 आप तकरीबन उम्रें हैं आपकी। और इस उम्र में आजकल के हालात में आपके पास इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन है। और इस इन्फॉर्मेशन के दौर में आप काफ़ी हद तक इस बात को समझते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। अच्छा, ये एक अलग बात है कि आप जज्बात में कुछ नुकसानदेह चीज़ों में पड़े हों, ये एक अलग बात है। कुछ ऐसे शौक़ों में पड़े हों, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में पड़े हों जो आपको पता है नुकसानदेह हैं, लेकिन जज्बात हैं। लेकिन उसके अलावा मोस्टली आपको अपने अच्छे बुरे का पता है। आप 20 साल तकरीबन आपकी उम्र है, आप समझते हैं अपने बारे में। वैसे तो ये सवाल पुराना है, आप FR2 तो अब बहुत अगले स्टेज का पेपर आ गया, लेकिन फिर भी है तो पहली क्लास का पहला ही दिन। जो बताना चाहे आप में से, CA क्यों कर रहे हैं? जो बताना चाहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्यों कर रहे हैं CA? जी सर, शरीके में। शरीके में? अच्छा, क्यों? मेरा कज़न था, उसने कर लिया मुकम्मल CA। हाँ, तो फिर जब वो गांव में बैठते हैं तो सारे कहते हैं उसने कर लिया, आप भी कर लो। फिर उसने अच्छा, अगर वो मर गया तो शरीके में मर जाओगे फिर? नहीं सर। फिर वो अच्छा अच्छा, चलो अपनी अपनी मोटिवेशन हो सकती है। हाँ जी, और जी बेटे। सर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने सुना है मतलब इसकी सैलरी वगैरह अच्छी होती है और पैसा कम अर्निंग अच्छी है। के लोग हैं वो बहुत मतलब पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये सोचा मैं खुद मतलब कमाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, शाबाश। कौन से इलाके के? मुल्तान छुट्टी। मुल्तान, ठीक है, शाबाश। ठीक है जी, अर्निंग हो गया, ये एक बात बिल्कुल सही है। और है अर्निंग है, बिल्कुल ठीक है। इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। मेडिकल में, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। वैलिड रीज़न है, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड रीज़न है। और अच्छा लाइफस्टाइल और आपका अच्छा लाइफस्टाइल, डिफाइन अच्छा लाइफस्टाइल। अच्छा लाइफस्टाइल मतलब कि हर लिहाज से आप अपने रहने के लिए असाइशन यानी कि वो चीज़ें जो आपको कंफर्टेबल फील करें। सही है, उन्हें आपकी अप्रोच में सही है। तो अच्छी फैसिलिटीज़ हों तो उनके लिए चूँकि पैसे चाहिए, तो पैसे अर्न करने में CA एक अच्छा ज़रिया रखता है। ठीक है जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, वो बिजनेस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एक शौक है। नहीं, मतलब बिज़नेस करने का शौक़ है। अच्छा अच्छा, वैसे मैं बड़ी मोहतात ज़बान इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ये ऑनलाइन वालों के लिए भी ये मेरी बड़ी संजीदा एडवाइस है कि जो बच्चे बिज़नेस करना चाहते हैं, कल को बिज़नेस, CA को इतनी अच्छी फील्ड नहीं है बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि किसी के बिज़नेस को चलाना और अपना बिज़नेस करना है, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिल्कुल CEO भी हैं, बिल्कुल हैं, फ्रंट एंड से लीड कर रहे होते हैं, लेकिन किसी का बिज़नेस चलाना और अपना बिज़नेस चलाना बड़ा फ़र्क है। तो ये जो लोग सीरियसली बिज़नेस करना चाहते हैं ना, ये आउट ऑफ क्लास किसी और लोगों से, मुझसे चाहे, ये ज़रूर डिस्कस करिएगा। तो लेकिन ठीक है, सही है, अच्छा रीज़न है। और कोई रीज़न बताना चाहे? तो FR2 में आ चुके हैं अभी। तो अच्छा, मतलब अब वापसी बुरी लगेगी। अच्छा, सही है। अच्छा, चले, तकरीबन सब का एक ही रीज़न होता है शरीके के अलावा, बाकी जो है कि अर्निंग है, अच्छी अर्निंग है। अच्छा, जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा है या मेरे बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो पूरे सेशन में कहीं ना कहीं पढ़ाई तो करानी है, इंशाल्लाह रिपोर्टिंग भी पढ़ानी है। पूरे सेशन में कहीं ना कहीं जो भी आपको कुछ अच्छी बातें आपकी ज़िंदगी में ऐड कर सका, ख़ास तौर पे दीन के हवाले से, वो इंशाल्लाह करूँगा कोशिश। तो इस पे बाद में बात आएगी, अभी पहले दिन मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा। लेकिन हम
तकरीबन ये यकीन कर बैठे हुए हैं कि पैसे से कामयाबी मिलनी है ना, पैसे से। ठीक है, इस पे करेंगे बात, बाद में करेंगे बात। अच्छा, अभी आपके लिए बात, टॉपिक छेड़ने का मकसद ये था कि चूंकि आपको भी पता है इस बात का कि आप सीए अर्निंग के लिए कर रहे हैं, और ये 2-3 लोगों के अलावा बाकी लोगों के पैसे देने वाले चूंकि वालिदैन हैं, तो उनको भी इस बात का पता है कि यहाँ पर अर्निंग रीजनेबल है। और अभी शुरू के सवालों में मैंने अपने जो खदशात का इजहार किया था, अपनी एक्सपेक्टेशन का, आप में से कोई भी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब मैं पढ़ रहा था, आप में से कोई भी बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ घराने का नहीं है। यानी ऐसे नहीं है कि आप के वालिदैन के लिए मसला ही कोई नहीं है, चलो बेटे फारिग बैठना था, बाहर पढ़ना है, बाहर के मुल्क पढ़ना है, नहीं वो बाहर जाने का इरादा नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बताओ अगर बाहर जाना है तो, नहीं चलो यहीं पढ़ लो, कितनी फ़ीस है, कोई मसला ही नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसे घराने का कोई नहीं है। जितने लोगों ने भी फ़ीस यहाँ दी है, तो उनके लिए फ़ीस पे करना कोई आसान काम नहीं था, मुश्किल काम था। और आप में से कोई ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे भी एक बच्चे ने कहा भी कि जिस इलाके से है वहाँ पर पढ़ाई का कोई ख़ास रुझान नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं और गुर्बत भी है, तो ये चाहते हैं वहाँ पर पढ़ाई का एक माहौल बने। हो सकता है आपके घरों में से, आप में से कुछ, सारे तो नहीं, अपने घर के बड़े हों, अपने बहन भाइयों में बड़े हों, और पेरेंट्स की तकरीबन रेस यहाँ ख़त्म हो रही हो। जैसे मैं जब सीए कर रहा था ना, तो मेरे अब्बा जी रिटायर हो चुके थे उस वक्त, और जो सेविंग थी उन्होंने मुझे एक डेट बता दी थी, बस ये यहाँ तक के पैसे हैं, उसके बाद ख़त्म है, घर का ख़र्चा भी ख़त्म है। तो आप में से अगर कोई बड़ा है अपने घर का, तो शायद आपके वालिदैन की आपसे उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक उम्मीद होती है आपके हवाले से कि आप कुछ बन जाएं ज़िंदगी में। मैं उस उम्मीद की बात कर रहा हूँ, है जगह बेटे, आ जाओ आगे। मैं उस उम्मीद की बात कर रहा हूँ कि आप पे डिपेंडेंस होने वाली है कल को। यानी आपके अब्बा जी या अम्मा, जो भी बड़े भाई जो भी कमाते हैं, वो अभी कमा के एक ऐसे स्टेज तक पहुँच चुके हुए हैं कि उनका मज़ीद सर्वाइवल उनको मुश्किल लग रहा है। 50+, 60+ हैं, अभी आपके छोटे बहन भाई बाकी हैं, और वो आप पे फाइनेंशियली डिपेंड करने वाले हैं। वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप सीए मुकम्मल करेंगे, आप कुछ कमाने के काबिल, उनका सहारा बनेगा। और जैसे कि अब उम्रें कुछ ज़्यादा नहीं होती हैं, मतलब कुछ 60 अगर टच कर गया तो बस समझे वो वापसी के करीब है। वैसे तो नौजवान भी जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो एवरेज एज है वो 60 के आसपास लोग जा रहे हैं। तो आपके वालिदैन में से ऐसे केसेस होंगे जिन्होंने बड़ी ही मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके आपको यहाँ भेजा हुआ है, और उन्होंने इस उम्मीद में भेजा हुआ है अपने ख़ानदान में बातों की वजह से कि ये एक अच्छी फील्ड है, बच्चे का कैरियर बन जाएगा। तो वो आपके लिए भी और आपके छोटे बहन भाइयों की वजह से भी आप पे डिपेंड कर रहे हैं। आप पे एक्चुअली वो इन्वेस्ट करने को तैयार है कि चलो यार मैं इस पे चांस ले लेता हूँ, पढ़ाई में अच्छा है, चांस अच्छी है, चांस लेते हैं, शायद ये कुछ किसी काबिल हो, तो जो मैं नहीं कर पाया, जब मैं थक गया, तो बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए यही कफील बन जाएगा। तो मेजॉरिटी आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे, ख़ास तौर पे मैंने जितना भी अब तक सीए में देखा है, मेजॉरिटी ऐसे ही इलाकों से, ऐसे ही घरों से लोग आए होते हैं। आप में से कोई रिक्शा ड्राइवर का भी बेटी हो सकता है, आप में से कोई जो है वो किसी फैक्ट्री के वर्कर का भी औलाद हो सकती है, आप में से किसी के अब्बा जी का कोई नॉर्मल सा, बिल्कुल मामूली सा जनरल स्टोर भी हो सकता है, कोई अदना दर्जे के जो है वो काश्तकार ज़मींदार भी हो सकते हैं, किसी की ज़मीनों पे भी काम करने वाले हो सकते हैं, कहीं किसी जगह पर सेल्समैन भी हो सकते हैं, जो गर्मियों में भी मोटरसाइकिल के ऊपर सेल्समैन की अपनी पूरी एफर्ट कर रहा होता है। इन शॉर्ट के आपके अपने अपने घरों में मुख्तलिफ कहानियाँ हैं, और उसकी वजह से आपके पास बिल्कुल वैलिड जेन्युइन रीज़न है मेहनत करने का। अब मसला सिर्फ इतना रह जाएगा कि आप इस बात को समझते हैं या नहीं समझते, सिर्फ मसला इतना रह जाएगा। आप हैं जवान, और जब आप जवान हो जाते हैं ना, तो कुदरती बात है आपके अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात जन्म लेंगी, और ये कुदरती बात है, ये फितरी बात है। और चूंकि आपको एक्सपोजर मिलता है, जैसे आप कुछ छोटे शहरों से अगर आए होंगे तो आपको एक मिक्स्ड इन्वायरमेंट में, या जिस तरह से अगर आप बड़े शहर में आए हैं तो आपको इस तरह के एक्सपोजर मिलेंगे कि जो आपके अंदर की ख्वाहिशात हैं आपको उनको पूरा करने के मौके नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और अभी पहला दिन में ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, वरना मैं काफ़ी सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर लिया करता हूँ, काफ़ी बोल्ड अल्फाज भी इस्तेमाल कर लिया करता हूँ। आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और आपकी जो जवानी है वो आपको तंग करना शुरू हो जाएगी, फिर आप और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे।
तो मसला तब होता है कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो आपको किसी और तरफ लगा रही होती हैं, और जो वालिदैन की उम्मीदें हैं, वालिदैन की उम्मीदें वो अपनी तरफ खींच रही होती हैं। जो स्टूडेंट इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाता है कि उसका यहाँ आना अमानत है। अमानत कैसे है? अमानत ऐसे है कि आपको पैसे खर्च करके यहाँ भेजा गया है कुछ उम्मीदों के साथ, तो अब आप अमानतदार हैं कि वो जो आपके पैसे खर्च करने वाले थे आपके वालिदैन, अच्छा एक पैसों की अमानत तो है ही है, उसके अलावा भरोसे की, यकीन की, इज्जत की अमानत भी है। आप अगर इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, ख़ास तौर पे जो हॉस्टल वाले बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे कि आपको चूंकि लड़के लड़कियों को अट्रैक्शन लगेगी, तो आप अपने जो वो इज्जतें, वो भरोसा भूल जाएंगे जिसके वालिदैन ने आपको यहाँ भेजा हुआ है। तो अमानतदार हैं आप इस वक्त अपने वालिदैन के पैसों के, अपने वालिदैन के भरोसे के। ये जो इज्जत है ना बेटा हमारी इंसान की, ये अगर इन ख्वाहिशात की भेंट चढ़ जाती है ना, तो फिर वो जो वालिदैन का भरोसा था वो टूट जाता है। तो मैं आपको पहले दिन ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैं झंझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों, आपको वालिदैन ने यहाँ भेजा है पैसे खर्च करके, आप पे भरोसा करके कि आप उनकी कोई ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई ऐसी हरकतों में एंगेज नहीं होंगे जो उनकी इज्जत के लिए ख़तरनाक हो, नुकसानदेह हो, और आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपने करना क्या है? हाँ, एक शेर सुनाता हूँ, मैं हर क्लास में सुनाया करता हूँ। ये मैंने FSC में अपने उस्ताद से सुना था, और शेर व शायरी मुझे पसंद कोई नहीं थी, लेकिन बस क्लिक कर गया, और उसके बाद जब से पढ़ा रहा हूँ तकरीबन हर क्लास में पहले मैं ये शेर सुनाया करता हूँ। किसी को लग जाए तो लग जाए। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो मेरे बच्चों, आप जवान हैं और आप लोगों को ना ये बात अभी ही समझनी पड़ेगी कि आपके वालिदैन ने आप पे इन्वेस्ट किया है, आप पे भरोसा करके आप पे पैसे खर्च किए हैं और बहुत सारी उम्मीदें लगा बैठे हैं। आपको इस बात को बस अपने आप को समझाना पड़ेगा और उस पर कायम रहना पड़ेगा। ये चीज़ आपको फिर गाफिल होने से रोकती है। तो आप अमानतदार हैं अपने वालिदैन के पैसों के, उनके वक्त के, और आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है जो आपको पढ़ाई करने और पेपर पास करने में मदद दे, और उन एक्टिविटीज से बचना है चाहे जितनी मज़े की क्यों ना हो, जो आपको पढ़ाई से और पेपर पास करने से दूर कर दें। ये आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास बस कर लें, जो साथ साथ एहसास दिलाता रहूँगा बारहा। अच्छा, एक बात तो हो गई है। दूसरी बात ये, कुछ पहले दिन की हुई बातें ना टूटी फूटी याद रह जाती हैं, इसलिए मैं पहले दिन पढ़ाई नहीं किया करता, मैं कुछ नसीहतें करता होता हूँ। एक तो हो गई जिम्मेदारी आपकी कि आप यहाँ अपने वालिदैन की तरफ से आए हैं तो अमानतदार बन के आए हैं। दूसरी बात, मैं यही अज्यूम करूँगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो पढ़ना चाहते हैं और पेपर पास करना चाहते हैं, ये मैं अज्यूम करूँगा। टाइम पास करने, शुगल लगाने और ज़िदबाजी में नहीं बैठे। हो सकता कोई बैठे हों, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप यहाँ पढ़ने संजीदगी के साथ। अच्छा, संजीदगी से मेरी मुराद ये नहीं है कि हंसी मजाक नहीं होगा। मैं ख़ुद भी कोशिश यही करता हूँ कि हल्के फुल्के एनवायरनमेंट में क्लास रहे। जो लोग मुझसे पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, बाद वक़्त हुलिये से देख के इंसान परेशान हो जाता है, दाढ़ी वाला बंदा आ गया है तो कोई बड़ा कोई रिजिड किस्म का माहौल होगा, तो हंसी मजाक में ज़रूर इनकरेज करूँगा। और हंसी मजाक जो होता है ना, वो टाइमिंग के साथ ही होता है, वो माहौल के साथ ही होता है, वो मौके के हिसाब से बात होती है। कोई ना झुकते हैं घर से सोच के आता है, ना कोई इसके लिए ट्रेनिंग होती है, ये मौके के हिसाब से होता है। तो हंसी मजाक हो तो अच्छी बात है, मैं इसको इनकरेज करता हूँ, हंसते हंसते ही पढ़ लेंगे। लेकिन संजीदगी में सिर्फ ये चाहता हूँ आपसे कि आप पढ़ना चाहते हैं और पेपर पास करना चाहते हैं। तो दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आप में से मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, चूँकि पता नहीं इंग्लिश का बैकग्राउंड कैसा था, मैथ्स का बैकग्राउंड कैसा था, कोई प्री मेडिकल से आया है, कोई प्री इंजीनियरिंग से आया है, कोई FA में था, कोई ICOM BCom कर रहा था, और पता नहीं जिस इलाके से हैं वहाँ फैसिलिटीज़ कैसी थी, जिस ख़ानदान से हैं पता नहीं शायद आप वाहिद हों जो पढ़ लिख रहे हों, बाकी माहौल कैसा हो। दो बातें आपके पास, दो रास्ते हैं आपके पास। या आप अपनी महरूमियों को कि जो आप नहीं कर सके उनको सोचते रहें और ज़िंदगी भर का रोना बना लें कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरे तो ना मुझसे इंग्लिश पढ़ी जाती है, मैं असल में वो फ़लाने स्कूल में पढ़ता था, मैं असल में फ़लाने बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, मैं ऐसे घर से हूँ, मैं वैसे घर से हूँ। या तो आप अपनी महरूमियों को जो आपको नहीं मिल सकी, आप उनको सोचते रहें और कोसते रहें।
या फिर दूसरा रास्ता यह है कि जो भी आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं उनको कैपिटलाइज करें, और आप सारे के सारे यहां बहुत लोगों से बेहतर हैं तो यहां बैठे हुए हैं। यहां बैठना, यहां पहुंचना, आप इंटर पास करके तो सारे ही आए हैं, कोई हो सकता है ग्रेजुएशन वाला भी हो, ग्रेजुएशन वाले कम ही आते हैं, इंटर पास ही होते हैं। आप इंटर पास करके यहां पहुंचे हैं और FAR2 में अगर आप बैठे हुए हैं तो आपने AFC PRC पास कर लिया हुआ है, और कैफ के भी पास भी शायद कोई कर लिए हो, कम से कम 3-4 पेपर तो दे ही चुके होंगे आप। तो आप बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। और मुझे पिछले 10-15 दिन पहले एक बात पता चली जो मैं बड़ा खुश हूं, आपसे मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूं। पाकिस्तान में ICAP के स्टैट्स बता रहा हूं, सबसे ज्यादा बच्चे लाहौर से पास होते हैं। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा बच्चे लाहौर से पास होते हैं, नहीं कराची का डबल है तकरीबन। तो आप लोग यहां लाहौर में पढ़ने आए हैं, आप लोग बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। तो मेरे बच्चों, अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना, जो आप कर सकते हैं, उनको ना रोते रहना जो नहीं कर सकते। अगर ये रोते रह जाओगे ना कि मैं फलाने स्कूल से पढ़ा हूं तो मुझे तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, ये अक्सर बच्चों का रोना होगा, ये मैं देखूंगा आगे, ये अक्सर बच्चों का आप में से रोना होगा कि मैं तो इंग्लिश पढ़ नहीं सकता, मुझसे इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती। रोते रहें सारी जिंदगी, फिर कभी नहीं पढ़ सकेंगे। कोशिश करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल FAR2 क्या सारे पेपर पास कर सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, अपनी महरूमियों को ना रोएं। हो सकता है किसी को बोलने में लगे कि मेरा एक्सेंट ठीक नहीं है, आपकी बात कर रहा हूं कि आपका एक्सेंट ठीक नहीं है, मैं बोलूंगा, सवाल पूछूंगा क्लास में, लोग हंसेंगे, तो हंसने दें, कोई मसला नहीं है। तो आप लोगों को दूसरी नसीहत ये थी कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें और अपनी महरूमियों का रोना बंद कर दें। अगर आप अपनी महरूमियों पे रोते रहेंगे ना तो फिर आप में कभी भी लगन नहीं बनेगी आगे बढ़ने की। महरूमियों पे रोने के मुराद मेरी यही है कि ये मैं नहीं कर सकता, है मुझसे होता ही नहीं है, मैं तो कभी भी अच्छा नहीं चला, मुझसे तो कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं जाती, न्यूमेरिकल तो मुझसे होता ही नहीं है। यानी जो जो आपके अंदर कमियां हैं आप उनको हाईलाइट करना शुरू कर देंगे अगर, फिर बेटे आगे नहीं बढ़ा जाता है। और ये जो आपकी एज है ना, ये आपकी पूरी जिंदगी का पाथ डिसाइड करने वाली एज है। अगर आपने 20, 22, 23, 24 साल की उम्र तक अपना कोई अच्छा कैरियर डिसाइड कर लिया, कोई अच्छी लाइन में डल गए, फिर आगे ग्रोथ उसके हिसाब से, वरना अगर ये 2-3 साल बर्बाद कर दिए फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, फिर या तो आप बहुत ऊपर चले जाएंगे कोई अच्छा कारोबार करके, या बिल्कुल मायूसी वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। तो ये आपके पास ये 2-3 साल हैं ज़िंदगी की मेहनत करने के। चलिए, एक नसीहत हो गई आपके वालिदैन की। दूसरी नसीहत आपको मैंने ये कर दी कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें। चलें, ये तो हो गई 2 नसीहतें। अब सब्जेक्ट पे थोड़ा सा आता हूं कि मैंने करना क्या है और आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये जो सब्जेक्ट है ना FAR2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, ये FAR1 से मुझे पर्सनली आसान लगता है, और अपने तौर पे नहीं कह रहा, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। और अक्सर स्टूडेंट्स के फीडबैक के मुताबिक भी FAR2 FAR1 से ज़्यादा आसान है। उसकी एक वजह तो ये भी होती है कि FAR1 पहला पेपर पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि कई बच्चे लास्ट टाइम थे जो इंट्रो नहीं प्रॉपर पढ़ के आए हुए थे। अभी अकाउंटिंग की अवेयरनेस हो रही होती है, स्टैंडर्ड्स पता चल रहे होते हैं क्या होते हैं। फिर FAR2 में स्टैंडर्ड्स आते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया होता है। फिर FAR2 में कुछ 1-2 टॉपिक इंटरेस्टिंग हैं, अच्छे हैं, तो उनमें इंटरेस्ट लग जाता होता है। तो FAR2 FAR1 से बेहतर है। अच्छा, मैं क्या करूंगा? चूंकि आपको ना चीजें याद करनी पड़ेंगी, तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल कुछ ऐसा है कि मैं आपको चीजें डिक्टेट करवाया करूंगा। मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा, आप उसको लिख रहे होंगे। अब इसमें जो सुस्ती के मारे होंगे, जिनको लगेगा कि क्या करना है लिख के, बस ठीक है साथ वाला जो लिख रहा होगा उसे कॉपी करा लूंगा, तो बेटे नुकसान में रहेंगे। किसी वजह से ही डिक्टेट करवा रहा हूँ। ये साल के एक्सपीरियंस के बाद मेरी ये असेसमेंट है कि आपको इसका फ़ायदा होगा, तो मैं डिक्टेट करवाया करूँगा। तो आप लोग अपने रजिस्टर रोज़ अपने पास लेके बैठें और प्रॉपर रजिस्टर लें। ये ना हो कि पिछले सेशन में से कुछ 4 पेजेस एक कॉपी में बचे थे वो इस्तेमाल कर लें, पहले उसको भर लें। FIFO बेसिस कि जो रजिस्टर पहले आया है पहले उसको ख़त्म करना है। अगर पिछले सेशन के रजिस्टर बचे हुए हैं तो उनको ख़त्म कर लें पहले। तो आप अपना अलग से रजिस्टर बनाइए
और उस रजिस्टर को सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए ही रखिए, क्योंकि अगर बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे अगर आपने जी एक ही रजिस्टर लेके आऊँगा बस ठीक है, उसी में टैक्स, उसी में ऑडिट, सब उसी में करना है, तो फिर वो जो है ना वो नोट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो मेरे लिए लेक्चर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं चीज़ें लिखवाता हूँ। इसके अलावा जो इधर बुक है राइस की, और इस दफ़ा वाली मेरी है, पहले चूँकि नान साहब की थी तो वो तो चले गए, तो ये मेरी अपनी बुक ही है। जो राइस की बुक आपको यहाँ कॉपियर से मिलेगी ना, ये मैंने ही लिखी हुई है, मैं इसी से पढ़ाता हूँ। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स तकरीबन सारे डाले हुए मैंने, और कुछ अपने बनाए हुए क्वेश्चन भी होते हैं, और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कंसोलिडेशन है, उसके अपने नोट्स हैं। तो आप लोग राइस की जो अभी वाली बुक है, पुरानी वाली नहीं, अभी वाली है, और मेरा ख्याल है कि प्रिंट होके आ गई हुई है, ये बुक आप लोग ख़रीद रहे होंगे। लास्ट टाइम वाली नहीं, क्योंकि इससे पहले जो राइस की बुक होती थी वो मेरी लिखी हुई नहीं थी और मैं उससे नहीं पढ़ाता था। अब मेरी लिखी हुई बुक होगी, तो इसलिए आप राइस की बुक ले रहे होंगे। लेक्चर नोट्स अलहदा हैं, ये अलहदा हैं। हाँ, ये दोनों आपके पास क्लास में हुआ करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से सवाल कराया करूँगा, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, ख़ास तौर पे कंसोलिडेशन, रेवेन्यू, जो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, यानी इनमें मैं डिक्टेशन नहीं करवा रहा हूँ, ये मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। रेवेन्यू, IFRS 15 और कंसोलिडेशन वो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं चीज़ें डिक्टेट करवा रहा हूँ। और जब डिक्टेट भी करवा रहा हूँ, फिर भी कुछ फॉर्मेट्स, कुछ एग्जाम्पल्स मैं इस बुक से ले आया करूँगा। तो ये दोनों चीज़ें हम मिला के चल रहे होंगे, दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। और चूँकि इस बुक के अंदर पास्ट पेपर्स मैंने सारे शामिल किए हुए हैं, तो बस पास्ट पेपर्स कोई अलग से चीज़ नहीं है, मैंने अपनी बुक में शामिल किए हुए हैं। और साथ ऑनलाइन वालों के लिए मैं वहाँ आपके कोर्स में रखता जाया करूँगा। और जो यहाँ बैठे हुए बच्चे हैं, आप अगर खुद इनिशिएट कर लें, बेशक कर लें, बॉयज़ और गर्ल्स दो अलग अलग, खुद से इनिशिएट करके कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहें तो बना लें। आपकी ऑनलाइन वाला बात नहीं कर रहा बेटा, आपका तो एक ऑफिशियल ग्रुप होगा, ये मैं यहाँ बैठे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर बनाना चाहें तो वो सिर्फ इसलिए होगा कि डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए, यानी मैंने अगर कोई डॉक्यूमेंट कॉपियर के पास रखवाना था तो मैं आपके ग्रुप में रख दूंगा, जिसने अगर कॉपियर से लेना है कॉपियर से ले ले, जिसने सॉफ्ट कॉपी रखनी है सॉफ्ट कॉपी रख ले। तो आप बॉयज़ में से कोई एक इनिशिएट कर लेना, 1-2 दिन बाद जब तादाद स्टेबल हो जाए बॉयज़ का ग्रुप अलग हो जाएगा, और गर्ल्स में से कोई एक इनिशिएट कर लेना, गर्ल्स का ग्रुप बना लेना। मैंने उसमें डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए ग्रुप, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ उसके अंदर, सवाल ना पूछ रहा हूँ उसके अंदर। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आपका तो ऑफिशियल ग्रुप होगा, उसमें मैं जवाब भी दे रहा होता हूँ, लेकिन फिजिकल वालों की बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, तो उसमें मैं ख़ास तौर पे ये चीज़ शेयर कर दूंगा। ICAP की बुक में से MCQs, क्योंकि आपके पेपर के अंदर MCQs की टेस्टिंग भी होती है, तो जिस तरह FAR 1 में भी MCQs की टेस्टिंग होती है, तो हर चैप्टर के बाद ना हम ICAP की बुक से MCQs, मैंने अपनी बुक में 4-4, 5-5 रखे हुए हैं, और जिनमें पास्ट पेपर्स के आए हैं तो 4-4 वो भी ऐड कर लिए हुए हैं। लेकिन फिर भी मेरी प्रेफरेंस होगी कि हम इनको ज़रूर फोकस करें, ICAP वाले, क्योंकि इनमें से रिपीट हो जाते होते हैं। तो ये आपका टोटल जो है ना वो स्टडी का मटेरियल है। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड पहले बताएं, कुछ सवाल पूछना है तो। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड IFRS की ना मैंने भी इंटेंशनली बात नहीं की, वो अभी क्योंकि पहले दिन है ना, कई बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 दिन बाद ही आने की फ़िक्र करते हैं, तो मुझे फिर बार बार ये बात रिपीट करनी पड़ा करेगी। तो IFRS वाली बात मैं इंशाल्लाह अगले वीक में बताऊंगा कि IFRS का क्या करना है। IFRS के बारे में अगले वीक में इंशाल्लाह करूंगा बात, या हो सकता है इसी वीक में 2-3 दिन बाद, थोड़ा तादाद थोड़ी मुझे लगे कि बेहतर हो गई तो मैं फिर IFRS पे बात करूंगा। हाँ जी, इससे रिलेटेड और सवाल? सोए हुए? कोई सवाल नहीं, चलें कोई सवाल नहीं। अच्छा जी, मेरी स्ट्रेटजी, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि कोशिश करता हूँ कि आपको जो स्टैंडर्ड पढ़ाऊँगा, क्योंकि स्टैंडर्ड्स हैं ना सिलेबस में, मेजॉरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, और स्टैंडर्ड्स के अलावा भी एक वो कंपनीज एक्ट से कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टैंडर्ड्स हैं। तो मेरा स्टैंडर्ड पढ़ाने का तरीका, मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ आपको बताने की बजाय आपसे पूछूं। जैसे टीचिंग का ना एक स्टाइल होता है, और मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाने का ही तरीका था
ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, अच्छा ये तो मैं ऑलरेडी फॉलो करता हूँ। आप सब ना पूछा करते थे कि अपने सहाबा से ना पूछा करते थे कि बताओ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, फिर उसका जवाब देते थे। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मेरी कोशिश होगी कि आप सब ना इंटरेक्टिव रहें क्लास में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा जब आपसे पूछता हूँ ना तो आप इस बात पे ना शर्माएं कि पता नहीं जवाब गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, कौन सा PhD करके यहाँ बैठे, सीखने ही आए ना। तो इसलिए मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये है कि मैं चीज़ें जो आपको सिखाना चाहता हूँ उसके लिए मैं सिचुएशन क्रिएट कर दूंगा और उसमें से फिर आपसे पूछूंगा कि इसका क्या होना चाहिए था, और कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई उसका सही जवाब दे, आपके अंदर से निकालूं रिपोर्टिंग। तो ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है जिसमें आपको सिखाना मकसद है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस के लिए 2 लेवल्स की प्रैक्टिस है। एक जो मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए छोटे छोटे सवाल ज़रूरी हैं, जो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ज़रूरी होंगे, वो खुद ही नए ताज़े ताज़े गरम गरम बना के लिखवाया करूँगा, उसी वक्त बन रहे हुआ करेंगे। और उसके अलावा ये पहले सिखाने के लिए सवाल छोटे छोटे जो खुद लिखवाऊंगा, आप उसी वक्त कर रहे होंगे, और पास पेपर्स जो हम दोनों मिला के, यानी क्लास वर्क होमवर्क दोनों मिला के कर रहे होंगे। क्लास वर्क बोर्ड पे हुआ करेगा, होमवर्क भी बहुत ज़रूरी है। और होमवर्क इसलिए ज़रूरी है कि क्लास में जो हो रहा है वो तो मैं कर रहा हूँ, पेपर तो आपने पास करना है, तो इसलिए क्लास वर्क भी, पास पेपर्स और होमवर्क भी। और जो होमवर्क होगा वो फिर डिस्कस होगा, तो सीखेंगे आप लोग। जैसे आपको होमवर्क दिया और आपको उसमें मसले आए, अगर आपने वो मसले अगले दिन क्लियर नहीं किए, वैसे तो मैं ये किया करूँगा कि जी मुझे लगता है इसमें ये मसले हो सकते हैं, वो मैं डिस्कस कर दिया करूँगा, लेकिन आपको जो और मज़ीद मसले आए होंगे वो आप पूछेंगे तो वो हेल्दी एक्टिविटी बनेगी। तो पास्ट पेपर्स, जमाइयाँ आ रही हैं, चलें जिनको आ रही हैं उनसे बात करो। पास्ट पेपर्स, क्लास वर्क और होमवर्क ये मिला के होंगे, मेजॉरिटी हो जाएंगे, एटलीस्ट जो रिसेंट से उल्टा चलना शुरू करेंगे तकरीबन सारे करवा दूंगा। तो आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्चुअली, छोटे छोटे सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और पास्ट पेपर्स, क्लास वर्क और होमवर्क मिला के। और उसके अलावा एक और एक्टिविटी की कोशिश करूंगा, जो शुरू में तो चला लूँगा, बाद में फिर टॉपिक मुश्किल होते हैं तो शायद ना चल पाए, लेकिन कोशिश फिर भी करूँगा कि रोज़ पढ़ाते हुए पहले पिछले दिन के बारे में कुछ सुन लें, जो आप पढ़ के आए हैं या जो मैंने कल पढ़ाया था उस पर थोड़ा बहुत को 2-4 लोगों से सवाल पूछ लिए। इससे ज़रा थोड़ा ना जागते रहते हैं लोग, रिवीजन होती रहती है। तो कॉन्सेप्ट समझाना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है समझाना, और साथ साथ पिछला सुनते रहना, और क्लास वर्क, होमवर्क, पास्ट पेपर्स पूरे करना, ये मेरी पढ़ाने की स्ट्रेटजी है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि मैंने डिक्टेट करवाना है। अच्छा, अब आप लोगों से मैं क्या चाहता हूँ, एक तो वही जो पहले बताया था, अपनी जिम्मेदारी को समझें और क्लास में होश से बैठें। देखें, सुबह सुबह क्लास है, और जो लोग नमाजी हैं तो नमाज के बाद तकरीबन को आधा 1 घंटा सोने का भी बन सकता है। तो उससे होगा कि सोए होंगे, फिर उठने में लेट हो जाएंगे, फिर नींद में होंगे, और अगर नहीं सोएंगे तो भी नींद में होंगे। तो ये जो 7 बजे का टाइम है, ये 7 बजे की क्लास नींद हावी होती है। और अगले हफ्ते रमज़ान शुरू हो जाएगा, और रमज़ान में तरतीब कुछ ऐसी बनेगी कि आप सहरी करके, जब सहरी करके तो ऑब्वियसली सो ही जाएंगे, तो सहरी करके नमाज से फ़ारिग होते होते तकरीबन को 5 बजे तक फ़ारिग हो चुके होंगे नमाज से, तो उसके बाद तो सोएंगे। तो इन एनी केस इस क्लास में, ये देखो बीबी भाई यही हैं, इन एनी केस इस क्लास में नींद हुआ करेगी। तो भाई सीए तो आपने करना ना, मेरा तो है सीए, मैं तो हूँ, करना तो आपने है। अब आपने करना है तो बेटे जागना भी आपने ही है, ये आपने ही जागना है, ये आप ही की आगे लाइफ इस पर डिपेंड कर रही है। आप ही का सीए लेट होना है तो आप ही की नौकरी लेट होनी है, आप ही की शादी लेट होनी है। तो इसलिए जागना आप लोगों ने ही है। तो मुझे आपसे ये चाहिए कि आप अपने साथ सिंसेरिटी करते हुए पढ़ाई में एक्टिव हों। मैं कोशिश करता रहूँगा जगाने की, लेकिन बेटे मैं क्या कर लूँगा जगा के, आपने खुद ही जागना है। और मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपको कोई भी मुश्किल परेशानी है जो समझ नहीं आ रही, तो बेटे सवाल पूछो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछेंगे ना तो मुझे आपके चेहरों से तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बात समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन फिर भी
मैं घोल के तो नहीं पिला सकता ना, आपको खुद ही पूछना पड़ेगा। अच्छा, मेरा ये कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से बता के गुजर जाऊंगा, पूछना हो तो पूछ लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं क्लास में कुछ अर्से तक ना कोई दो स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं। एक कोई बिल्कुल लो लेवल का स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, टीचर के लिए होता है ये, ऑब्जर्व कर लेता होता है। कुछ ना कुछ स्टूडेंट ऐसे ऑब्जर्व हो जाते हैं जिनका स्टैंडर्ड लो है, और कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्जर्व हो जाते हैं जिनका स्टैंडर्ड हाई है। तो टीचर फिर उन दोनों को सामने रख के पढ़ाता है, यानी उन दोनों को टच कर रहा होता है कि जो बिल्कुल हाई लेवल का है उसके भी सवालों के जवाब मिल रहे हों, और जो बिल्कुल लो लेवल का स्टूडेंट है उस तक भी बात पहुंच रही हो। तो मैं ऑब्जर्व कर लूँगा कुछ अर्से तक, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप भी इस चीज़ का एहतियात करिए कि आपको जो सवाल पूछना है पूछें। देखें, सवाल पूछने से आपको शर्म किस वजह से आएगी? आएगी शर्म आएगी। दो वजह हैं, या तो इसलिए, कई वजह हो सकती हैं, मेरे नज़र में दो हैं। या तो ये होगी रीज़न कि शायद आप ही को समझ नहीं आ रहा, बाकी सबको समझ आ गया। आपको सवाल पूछते घबराहट इस वजह से हो रही होगी कि बाकी सबको समझ आ रहा, मेरा सवाल बहुत बोंगा है, तो मैं पूछूंगा तो सब हंसेंगे और सबको आता है। तो ये आपकी गलत फहमी है, नहीं आता होगा किसी को। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही ना, तो आप यकीन रखें बाकियों को भी समझ नहीं आ रही। तो आप इसको मत फिक्र करिएगा कि बोंगा सवाल होगा। बेशक आप जितने मर्जी बोंगे हों, लेकिन सवाल बोंगे नहीं होते, सवाल काम के होते हैं। और आप इसको इस लिहाज से भी सोचिए कि आपका सवाल कईयों का भला कर सकता है। आप ही की तरह के सोचने वाले लोग होंगे जो डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, आप उनकी आवाज़ बन जाएंगे। तो इसलिए सवाल पूछने से घबराना नहीं है। और दूसरे लोग वो डर रहे होते हैं जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ या उनका एक्सेंट अच्छा नहीं है। ख़ास तौर पे मैंने ऑब्ज़र्व ये किया है कि जो KPK के बच्चे हैं या ये जो साउथ पंजाब के बच्चे हैं, इनका एक्सेंट डिफरेंट होता है। तो वो ना फिर जब अब कोई बात करते हैं तो बाकी लोग एवं पता नहीं बिला वजह हंसना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अपने किसी एक्सेंट की वजह से, अपने अल्फाज की वजह से कोई एहसास कमतरी है ही नहीं। किस बात का एहसास? कौन सी कमतरी भाई? मतलब कमतरी किस बात की? हर एक की अपनी आवाज़ है, अल्लाह ने दी है, खुद थोड़ी बनाई है। तो आप लोगों ने पूछते हुए मेरे बच्चों परेशान नहीं होना। आपको जो पूछना है आप पूछें, आपको इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। मैं सवाल इसलिए भी इनकरेज करता हूं, और अपने लिए भी बड़ा ज़रूरी था बताना कि मैं टीचिंग में बाय चॉइस हूं। आल्दो आया मैं किसी हादसे से ही था, मतलब आया जब शुरू में टीचिंग ज्वाइन की है तो बस ऐसी ज्वाइन की है, लेकिन उसके बाद इसको कंटिन्यू इरादतन किया हुआ है, जिसकी कई वजूहात हैं जो ओवर द पीरियड आपके सामने भी आती रहेंगी। लेकिन मैं शौक से टीचर हूँ, तो इसलिए मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर मैं किसी को सिखाने का तो मेरे बच्चों आप पूछें। तो इसलिए आप लोगों ने सवाल पूछने से नहीं परेशान होना। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, रिक्वायर कर रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी, कोई सवाल टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप मुझसे पूछेंगे। बाकी लोगों की फिक्र नहीं करनी कि बाकी हंसेंगे, हंसने दें, बाकियों को हंस लें, क्या हो जाएगा। मतलब ऐसी कौन सी आप बात कर देंगे जिससे आपकी इज्जत में कमी वाकई हो? पहले इज्जत है कौन सी आपकी? पहले कौन सा आपके नजर आने से सारे खड़े हो गए हैं जी, सारा क्लास के अंदर आ रहे हैं, कुछ जानता तक नहीं है आपको। तो इसलिए आपको इसकी कोई फिक्र नहीं करनी कि आपके सवाल पूछने से बाकी लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। कोई बेइज्जती नहीं होगी। तो आप लोग सवाल पूछिए। और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ये ग्रुप में सवाल ज़रूर पूछिए। मैं ना ये ऑनलाइन वालों के लिए कुछ मोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस ना जो आपके ऑनलाइन में हेल्प लेंगी, आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में मैं लिख दूंगा, उसमें लिखी होंगी इंस्ट्रक्शंस, तो उनको ज़रूर पढ़ लेना। और ख़ास तौर पे ऑनलाइन वाले बच्चे आप सवाल ज़रूर पूछिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि सवाल क्लास पूरी हो लेने दीजिएगा। यानी आपने लेक्चर लगाया, सुनना शुरू किया और वहीं रोक के तो व्हाट्सएप पे सवाल करना शुरू कर दिए, क्या पता 15 मिनट बाद जवाब आ जाए। तो पूरा लेक्चर सुन लेना, और उसके अलावा ग्रुप के ना बाकी सवाल भी देखते रहना। ये ऑनलाइन वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जो सवाल आपने अभी पूछा हो, अभी कुछ देर पहले किसी और ने पूछा हो, तो ग्रुप के बाकी सवाल भी देखते रहिएगा। तो आप लोगों ने सवाल पूछने से नहीं कतराना, नहीं घबराना। सवाल मेरे बच्चों आपने पूछने हैं। और अभी पहले दिन तो जज्बात नहीं बनते हैं, लेकिन मैं चूँकि खुलूस से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ अरसे में आपसे मोहब्बत का जज्बा बन जाएगा। आप लोग मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, मेरे बच्चे मुझे ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन फिर भी मैं चूँकि खुलूस से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोगों से मुझे मोहब्बत हो जाएगी। तो उस जज्बे की जो है ना वो रिक्वायरमेंट ये है कि आप भी ना एक अदब का, मोहब्बत का रिश्ता कायम रखें, और ये उम्मीद रखें कि हाँ मैं आपको सिखाना पढ़ाना चाहता हूँ,
और आप मुझसे कुछ हासिल करके ही यहाँ से जाएं, तो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी ना, तो फिर डाटा ट्रांसफ़र हो सकेगा। देखो अगर डाटा केबल लगाते हैं ना और वो केबल सही नहीं लगी हुई, तो फिर एरर आ जाएगा बाद में। तो मेरी आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो फिर डाटा ट्रांसफ़र कर सक रहा हूँ मैं, हमारे दरमियान रिस्पेक्ट का, मोहब्बत का, अदब का रिश्ता होगा, तो आपको मैं डाटा ट्रांसफ़र कर पा रहा हूँ। और बच्चे करते हैं मोहब्बत, अकीदत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी तरफ से भी इज़हार ज़रूरी था कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह खुलूस से ही पढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करूँगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझा पा रहा हूँगा तो पहली गलती मैं अपने आप की समझता हूँ कि शायद मैं ठीक नहीं समझा पा रहा, तो दोबारा कोशिश कर लूँगा। तो आप लोगों ना सवाल पूछने हैं अगर कोई भी परेशानी हो, और अगर यहाँ जो मेरे FAR 1 लास्ट टाइम जिन्होंने पढ़ा था, अगर उनको लग रहा है नहीं सर आप बातें जो है ना कर रहे हैं, असल में आप करते वरते नहीं हैं ऐसे, तो वो मुझे बता सकते हैं कि नहीं सर ये बात तो आप करते वरते कोई नहीं है, शुरू में तो कह देते हैं, बाद में नहीं करते हैं, ऐसे ही चलता है। चल ठीक है, ऐसे ही चलता है जी। तो चलें, ये पढ़ाने की स्ट्रेटजी हो गई और आपसे क्या रिक्वायर कर रहा हूँ ये भी बता दिया। आखिरी नसीहत आज की क्लास के हवाले से, ये जो मोबाइल्स हैं ना, ये हमारे जिस्म का एक ज़रूरी हिस्सा है, और ये तकरीबन दिल, फेफड़े, यानी जो जो फेफड़ों का फंक्शन है, ऑक्सीजन है, उसने ऑक्सीजन लेनी है और खून में उसने ट्रांसफ़र करना है, तो ये फेफड़ों का काम भी देंगे। अगर ये आपके पास नहीं होंगे तो सांस उखड़नी शुरू हो जाएगी। फिर दिल का काम भी देंगे, दिल खून पंप करता है, तो अगर मोबाइल दूर होगा तो ब्लड प्रेशर में आपको कमी महसूस होने लग जाएगी। और ये दिमाग का काम भी देंगे, दिमाग जो है वो अगर ये मोबाइल पास नहीं होगा तो आपको इधर उधर की चीज़ें समझ नहीं आनी शुरू होंगी, अब दिमाग आपका इधर उधर होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात को मैं एडमिट करता हूँ कि ये जिस्म का ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन सिर्फ गुजारिश, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि अगर आप मोबाइल को अपने सामने रखेंगे तो बेटे बहुत कम चांस हैं कि आप मेरे से कनेक्टेड रह सकेंगे, बहुत कम चांस हैं। फिर आपके पास कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगी, आप कहीं से कहीं जाएंगे, कहीं से कहीं जाएंगे, और अगर नहीं भी आएगी तो आपको ये फिक्र होगी कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई अभी तक। आप मोबाइल देखें, मोबाइल की दुनिया में जब आप एंटर हो जाएंगे ना, फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां से आगे और बहुत तरह रास्ते खुल जाते हैं, फिर वहां से कहां, कहां से कहां, कहां से वहां, वहां से वहां, फिर चलता रहता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि बेहतर है कि आप मोबाइल ना सामने ना रखें, आप उसको बैग में रखें, पॉकेट में रखें, और वाइब्रेशन भी ऑफ करके रखें, क्योंकि अगर आप पॉकेट में रख लेंगे और आपको वो वाइब्रेशन पता लगेगा कोई ना कोई मैसेज वगैरह आया है, तो आप मेरी बात को उसी वक्त छोड़ देंगे, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी होगा। क्योंकि खान साहब ने आप ही को तो मैसेज करके पूछा होगा, वो आप ही से पूछ के चलना चाह रहे होंगे कि अब आगे क्या करना है, अब आगे कैसे चलेगा काम, तो वो ज़रूरी होगा बहुत उनका मैसेज। लेकिन खैर है, अगर 1 घंटा आप नहीं देखेंगे मोबाइल उनका, तो कोई हुकूमत के काम डिले नहीं होंगे। तो आप कोशिश करें, मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन गुजारिश है मेरे बच्चे कि आप क्लासेस में ना अगर ध्यान देना चाहते हैं तो मोबाइल को ज़रा परे रखिए। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं सर मोबाइल में कैलकुलेटर भी है और मोबाइल में हमारे पास बुक्स हैं, मुझे पता है इस बात का, लेकिन कैलकुलेटर आप वो रखिए जो पेपर में लेके जाना है। आप पूरे सेशन में वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते रहें जो ये टच स्क्रीन वाला है, और आपको बटन प्रेस करने की आदत ही नहीं है, तो फिर और अच्छा हाँ, और ये हो चुका है, बच्चे पेपर में कैलकुलेटर ले जाना भूल जाते हैं, बच्चे कैलकुलेटर ले जाना भूल जाते हैं, कभी इस्तेमाल ही नहीं किया होता। तब जब सेशन में इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो भूलना ही है ना फिर पेपर में। तो इसलिए आप मेरे बच्चों कैलकुलेटर वो इस्तेमाल किया करें जो पेपर में लेके जाना है, मोबाइल वाला कैलकुलेटर मत इस्तेमाल किया करें, वो इस्तेमाल करें जो आपने पेपर में यूज़ करना है। तो मोबाइल से आप दरख्वास्त दोबारा कर रहा हूँ, मुदबाना गुजारिश है कि आप मोबाइल से ज़रा परे परे रहिए। घर छोड़ के आने को नहीं कह रहा, क्योंकि आप फिर मर जाएंगे रास्ते में, फिर आपकी सांस वहीं ख़त्म हो जाएगी, उसके बगैर आपका नहीं चारा चलेगा। लेकिन जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं वो कर लें, जिस हद तक कर सकते हैं। चलें, अब मैंने जो आपको नसीहतें करनी थी वो इतनी ही थी। अब आप बताइए, आपने जो पूछना है पूछिए, और अगर मज़ीद कुछ नहीं पूछना तो मैं आपको कोर्स प्लान के हवाले से 1-2 ज़रूरी बातें और बताऊंगा। स्ट्रेटजी यही बतानी थी आपको, जो बता दी, जो गुजारिशात थी वो भी आपके सामने रख दी। आपने मज़ीद कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर कोर्स के हवाले से 1-2 बातें बताऊँगा। जी, AC की स्पीड कम कर दें। यार ये ना
ऊपर को कर देना इसके पेन से, बिल्कुल ऊपर कर दो। और जी कोई सवाल, परेशानी, मुश्किल, कोई कंफ्यूजन, कोई सारी समझ आ गई है? अच्छा चलो, पर रोज़ के ही जज्बात हूँ फिर, रोज़ की पढ़ाई में भी सारी समझ आए। और कोई सवाल नहीं? चलें, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि चूँकि ये सेशन 2 ईदों वाला है और रमज़ान में प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, वैसे तो टाइमिंग यही होगी रमज़ान में, लेकिन प्रोडक्टिविटी नॉर्मली कम होती है रमज़ान में। और 2 ईदों का मतलब है कि मैं आपसे ऑफिशियली नहीं बात कर रहा कि इतनी छुट्टियाँ होंगी, लेकिन तकरीबन हफ्ता निकल जाता है। जब ईद आती है ना, तकरीबन हफ्ता ऑफ आ जाता है। कभी ना कोई या तो कोई वीकेंड का सैंडविच बन जाता है, या चूँकि आप में से मेजॉरिटी बच्चे आउटसाइडर्स होते हैं तो फिर वापसी का और आने का मसला होता है गाड़ियों का, तो हफ्ता तकरीबन निकल जाता है ईद के पीछे। तो 2 ईदें हैं तो 2 हफ्ते तो ये एक्स्ट्रा निकलेंगे, तो इसलिए इस सेशन में टाइम कम है, और जब टाइम कम है तो उसको पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा भी चाहिए होगा। तो वो रमज़ान गुजार लें, रिज़ल्ट के बाद पक्के हो जाए ज़रा कौन कौन रुक रहा है, तो रिज़ल्ट के बाद बेटे करेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा क्लासें करनी पड़ेंगी, क्योंकि और गुंजाइश नहीं है और चांस नहीं है, क्योंकि 2 ईदों वाला सेशन है तो उसमें छुट्टियाँ ज़्यादा बनेंगी, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ेंगी। बस रिज़ल्ट के बाद ही करूँगा, क्योंकि रमज़ान में तो नहीं एक्स्ट्रा होंगी, रमज़ान के बाद, ईद के बाद इंशाल्लाह करूँगा एक्स्ट्रा क्लासेस। और बाकी भी अक्सर टीचर्स कर रहे होंगे, क्योंकि सबके साथ ये मसला है, तो फिर कोई ना कोई उसका टाइम प्लान बना के ही चलेंगे। तो ये मैं आपको पहले दिन बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा क्लासेस होनी है। FAR2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें जो कमी रह गई थी वो IFRS 15 FAR1 से FAR2 में लास्ट अटैम्प्ट में शिफ्ट किया है, तो वो शिफ्ट करके उस पर भी तकरीबन को 12-13 क्लासेस उस पर लग जाती हैं। तो इसलिए FAR2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और सिलेबस ज़्यादा होने के साथ साथ जो एग्ज़ामिनर है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप चीते बन जाएंगे, तो वो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल भी बहुत ऊंचा करता जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास वक्त कम है, काम बहुत सारा करने वाला है, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस बेटर करनी पड़ेंगी। चलें, ये कोर्स की मैंने यही बात करनी थी जी। सर मोस्टली लोग कहते हैं कि जिस टीचर से आपने FAR1 पढ़ी है उसी से FAR2 पढ़े तो ज़्यादा इजी रहता है, तो अगर आपने FAR1 किसी और टीचर से पढ़ी है तो इशू तो नहीं होगा? देखें अच्छा, सवाल ये है, मैं ऑनलाइन वालों के लिए मैं कोशिश करता हूँ रहूँगा कि सवाल दोहरा दिया करूँ, या ऑनलाइन वाले बच्चों का अक्सर मसला होता है कि सवाल भी तो दोहराए ना। सवाल ये है कि अगर FAR1 किसी और टीचर से पढ़ें और FAR2 किसी और टीचर से पढ़ें तो क्या बहुत फ़र्क होगा? मसला तब हो अगर उन्हीं के आधे टॉपिक आगे चल रहे हों। जैसे कोई टॉपिक है, जैसे FAR1 में नहीं, I16 तो है ही, I33 है। जैसे अगर ऐसा होता है, नहीं वैसे बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता कि बेसिक EPS FAR1 में पढ़ा दिया जाता और डायल्यूटेड FAR2 में पढ़ना होता, या इसी तरह से जो है वो कोई गवर्नमेंट ग्रांट का कुछ पोर्शन FAR1 में होता, बाकी पोर्शन FAR2 में होता, अगर इस तरह से होता तो हाँ फ़र्क पड़ता। और वो फ़र्क भी सिर्फ इसलिए पड़ता कि टीचर्स कहते, कुदरती ये है कि मैंने वैसे कराता था ना, क्योंकि टीचर जब पढ़ा रहा होगा ना तो नेचुरली क्या कहेगा, जी मैंने ऐसे कराया था ना, तब हमने ऐसा किया था ना, तो वो टीचर भी पास्ट टेंस के साथ साथ रेफ़र कर रहे होते हैं, तो कभी कभार मुश्किल हो जाती है। लेकिन FAR2 में FAR1 का कोई आधा अधूरा टॉपिक नहीं है, आगे सब नए टॉपिक हैं। हाँ, I16 ज़रूर है FAR1 से रिलेटेड, वो बार बार आप FAR2 में आते देखेंगे, रिवेलेशन बार बार आएगी, और मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ मर्ज हो के बार बार आएगी। यानी एक तो मैंने I16 से ही शुरू करना है, रिवेलेशन से, वो I38 एक टॉपिक है, उसके साथ मिलता जुलता होगा। IS12 हमने एक टॉपिक पढ़ना है, उसमें रिवेलेशन मिक्स होगी। IFRIC 1 एक टॉपिक पढ़ना है, उसमें रिवेलेशन मिक्स होगी। तो रिवेलेशन IS16 की बार बार रिपीट होनी है, तो ये FAR1 वाला टॉपिक रिपीट होना है, बाकी टॉपिक्स ही नए हैं। तो इसलिए टॉपिक्स नए हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट ही नया है, तो टीचर भी नए हैं, तो इसलिए कोई ख़ास मुश्किल नहीं आएगी।
अनलेस कि आप खुद कंपैरिजन शुरू कर दें कि वो सर हमें ऐसे कराते थे तो ये भी ऐसे ही कराएंगे तो बात चलेगी, ये फिर ज्यादती वाली बात है। हर टीचर का स्टाइल फ़र्क होगा, हर टीचर का तरीका फ़र्क होगा। तो आप अगर कंपैरिजन करते रह जाएंगे और इस जिद पे अड़ जाएंगे कि नहीं उन टीचर ने चूंकि ऐसे पढ़ाया था तो अब ज़िंदगी में सब ऐसे होगा तो काम ऐसे चलेगा, तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे। आप नया सब्जेक्ट, नया टीचर आप पढ़िए, आपको नहीं होगी मुश्किल। अच्छा, फिर भी चूंकि FAR 1 के कुछ बच्चे पुराने बैठे हुए हैं, अगर मैं कोई ऐसी बात कर दूं जो आपको लगे कि नहीं ये तो शायद इनको समझ आई है, हमें समझ नहीं आई है, तो सर ने शायद को पुराने तरीके की बात कर दी है, तो आप मुझसे पूछिए, आप बिल्कुल पूछिए। आपको जो मुश्किल परेशानी हो आप पूछिए मुझसे, मैं ज़ीरो से बताऊंगा। और मैंने FAR 2 ज़ीरो से ही पढ़ाना है, मैं IS 16 के अलावा बाकी FAR 2 ज़ीरो से ही पढ़ाना है। वो सारा कुछ नया ही है जो आपको नए सिरे से सिखाना है। तो आप लोग पूछिए बेटा जो ना समझ आए। हाँ जी, और कोई सवाल, मुश्किल परेशानी? जी, एग्जाम से तो पहले ही होंगी। एग्जाम से क्या? अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगस्त में ज़्यादा डिले ना हो? जी, मैं इसका शदीद कायल हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी ये कब फारिग कर दिया था? 3 को फारिग कर दिया था। तो मैं इसी का शदीद कायल हूँ। मैं नहीं 15 तक क्लासें ले जाता, मैं इसी का कायल हूँ कि आपका जो आखिरी महीना है, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि पढ़ता ही आखिरी महीने में जाके, तो इसलिए आखिरी महीने का मैं बहुत शदीद कायल हूँ कि आपको टाइम उसमें पूरा मिलना चाहिए। उसके लिए मेरी आपसे ज़्यादा मेरी कोशिश होगी कि जल्दी ख़त्म हो, यानी आपको पूरा अगस्त का महीना तसल्ली से मिले। तो टारगेट रखा तो 31 का होता है, लेकिन 2, 3, 4 आप रखें ज़हन में, उससे आगे नहीं इंशाल्लाह जाएगा। और कोई फ़िक्र परेशानी है तो पूछ लें। जी, वो मैंने कहा ना कि IFRS पे ना बात करनी है मैंने कुछ दिन तक। ओपन बुक है, ओपन बुक में भी सिर्फ IFRS, यानी IFRS है जो ओरिजिनली आप लेके जा सकते हैं, उस लिहाज से ओपन बुक है। लेकिन IFRS का क्या फ़ायदा होगा, ले जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर मैं कुछ दिन तक करूँगा बात। अभी तादाद ज़रा स्टेबल हो जाए ना, फिर मैं करूँगा बात। क्योंकि अभी दूसरे शहरों के बच्चे हैं जो किराए की वजह से जो है वो आते ही पहली को हैं कि पहली को जाएंगे, फिर किराया पहली से चलेगा। तो अभी 2-3 दिन ज़रा तादाद स्टेबल हो जाए, फिर मैं इंशाल्लाह करूँगा इस पर बात। हाँ जी, और कोई दुख तकलीफ़? चल ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। और FAR 2 के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स जो है ना, उनका टाइम हुआ है रिड्यूस, क्योंकि क्लासेस आप बाकी जब टाइम टेबल देखेंगे तो क्लास 1.25 घंटे की हो गई हैं बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस। बाकी सब्जेक्ट्स के टाइम टेबल देखेंगे नहीं हैं? 1 घंटे में है? कौन सी? कॉस्ट तो 1.25 घंटे की है, 1 घंटे की है। अच्छा, 1.25 घंटे का मेरा ख्याल था। ऑडिट तो पहले भी शायद घंटे की होती थी। घंटे की है? MFA भी 1 घंटे की है? अच्छा, फिर मेरे लिए 1.25 घंटे रखी गई होंगी, क्योंकि FAR 2 तो 1.5 घंटे से कम नहीं मैंने कहा था, बाकी 1.25 घंटे की करनी है। तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि 7 बजे पहुँच जाऊँ, और पहुँच ही जाया करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरे लेट होने से आपको नुकसान नहीं है, आपके लेट होने से नुकसान है। मैं पहले पहुँच कर पढ़ाना शुरू कर दिया तो आपके लेट आने से आपको नुकसान है। तो इसलिए टाइम की पाबंदी की कोशिश करिए। और अभी तो पहले दिन तो मैंने बस ऐसी इस्लाम दुआ में वक्त गुजारना होता है, लेकिन मैं 8:30 इंशाल्लाह छोड़ दिया करूँगा, क्योंकि किसी बच्चे ने मुझे कहा भी था कि बाकी भी क्लासेस हैं, तो मैं पूरी कोशिश यही करूँगा कि 8:30 आपको छोड़ दूँ। और बाकी जो है वो बाकी लोग जो मुझे पहले जानते हैं, वैसे तो मैं कुछ अरसे बाद ही इस पे बात करना शुरू करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक में ना एक बयान रखूँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि रमज़ान से रिलेटेड मैंने बात करनी है। जिन लोगों को मेरे बारे में पता है, मैं जो मुझे जानते हैं, तो मैं एक तो ये कि बयान रख लेता होता हूँ, दूसरा वैसे भी क्लासेस में थोड़ी बहुत बात करता रहता हूँ जो मुझे जानते हैं। और जो मुझे नहीं जानते डरे नहीं, मैं कोई बहुत ख़तरनाक आदमी नहीं हूँ। तो और पढ़ाऊँगा आपको रिपोर्टिंग ही। और मैं
बताते थोड़ी शर्म ही आती है, लेकिन चूँकि ज़रूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। दुकान चलाने के लिए मशहूरी भी करनी ज़रूरी होती है, तो थोड़ी सी मशहूरी तो मैं करना ही भूल गया अपनी। ये मशहूरी इसलिए ज़रूरी होती है कि बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाए कि अच्छा नहीं ठीक है। जैसे कभी किसी डॉक्टर के पास जाए ना, किसी कंसल्टेंट के पास, तो उसकी बाहर डिग्रियाँ लिखी होती है ना, तो ज़रा तसल्ली हो जाती है कि चलो सही बंदे के पास आ गए। तो अपनी मशहूरी ये कर देता हूँ थोड़ी सी कि ख़ुद तो चलो काबिल बच्चा था ही, मेरे दौर में सर्टिफिकेट होते नहीं थे, होते तो मेरे होते बहुत सारे। मैं अपनी पढ़ाई में भी जो है वो कॉलेज का टॉपर ही था। ये जो सीए की, एफएससी में नहीं, ये सीए की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। पैक का स्टूडेंट था मैं और थ्रू आउट पढ़ाई टॉपर था। फर्स्ट अटैम्प्ट में सीए किया हुआ है, फाइनल में अटैम्प्ट लगी थी लेकिन विद आर्टिकल्स किए थे। और टीचिंग में अल्लाह ने कामयाबियाँ इज़्ज़तें बहुत ज़्यादा दी हैं। और मेरा ज़ाती जो है वो अंदाज़ा है, कभी आई कैप ने कोई स्टैट तो पब्लिश नहीं किए, लेकिन मेरा ज़ाती अंदाज़ा है कि जितनी डिस्टिंक्शंस मेरे स्टूडेंट्स की हैं उतनी शायद पाकिस्तान में किसी और के नहीं होंगी। मेरा अपना ज़ाती अंदाज़ा ये है। और चूँकि आप FAR2 के स्टूडेंट्स हैं तो मैं FAR2 वाली मशहूरी कर देता हूँ। 4 स्टूडेंट्स के गोल्ड मेडल हैं मेरे और 4 जो हैं सर्टिफिकेट्स। तो बाकी पेपर्स में भी हैं, 5 गालिबन FAR1 के हैं, 5 कॉस्ट के हैं और BFD में 2 गोल्ड मेडल हैं, BFD में 2 सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये कुल मिलाकर को 20 से ऊपर चली जाती बात। तो बताने का मकसद ये है कि जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो काम सिखा रहा हूँ आपको, तो उसके लिए मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं उसके लिए हूँ, मुझे पता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। हाँ, आप इन बातों से अगर ये मतलब निकाल लेंगे कि अच्छा सर तो टॉपर्स को पढ़ाते हैं, हम जैसे गरीब बच्चों को तो सर नहीं पढ़ाते, इसमें ये हरगिज़ भी बात नहीं है कि सर शायद सिर्फ बहुत टॉपर्स के लेवल का पढ़ाते नहीं। देखें मेरे सामने ना 2 एक्सट्रीम्स हैं, मैंने टॉपर को भी पढ़ाना है और बिल्कुल जो लोएस्ट है, जिसके बाद सिर्फ मौत थी, मतलब जिसके बाद बस वो मरने ही वाला था कि बस अब मैं खुदकुशी करने वाला हूँ, बिल्कुल मायूस ज़िंदगी से, मैंने उसको भी सामने रख के पढ़ाना है। तो मैंने इस पूरी वाइड रेंज के अंदर पढ़ाना है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको जो समझ ना आए आपने मुझसे पूछना ज़रूर है, मैं सिखाऊंगा, मैं बिल्कुल ज़ीरो वाले को भी सिखाऊंगा। देखें अगर कोई दिमाग और कान बंद कर लेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका काम दिमाग, आंखें, कान खुले रखना है, ये आपका काम है। बाकी ये डिस्टिंक्शंस बताने का मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि आप कहीं अच्छा सर तो टॉपर्स को पढ़ाते हैं तो हम मासूमों का तो उसमें कोई ताल्लुक ही नहीं। मैंने ज़ीरो लोगों को भी पढ़ाना है, ज़ीरो से मेरी मुराद है जो बिल्कुल अपने आप को कम तरीन समझते हैं, मैंने उनको भी पढ़ाना है। तो इसलिए आप लोगों ने मेरे से ताल्लुक बस ऐसे ही समझे कि मैं हूँ क्लास में और आप हैं, नहीं, आप में से हर इंडिविजुअल सोचे कि बस मैं हूँ और सर हैं, सर मुझे ही पढ़ा रहे हैं। तो आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो फिर मेरी तरफ से कुछ कमी रह रही है। तो इसलिए आप तसल्ली करके सारा कुछ समझ के जो उस दिन पढ़ाया होगा वो पूछ के तसल्ली करके फिर घर को जाए। अगर आप ये सोचेंगे कि चलो शायद आज नहीं समझ आया, शायद कल जो सर पढ़ाएंगे वो समझ आ जाएगा, तो फिर तरह ना वो गैप बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए काबिलियत बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप जो है वो सही दुकान पे आ गए हैं और हौसला देने के लिए था। और दूसरा ये भी बता रहा हूँ कि मैंने सबको पढ़ाना है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी और जो काबिल बच्चे हैं उनको, मैंने सबको पढ़ाना है। सारे मेरे बच्चे हैं, सारे मेरे लिए अजीज़ हैं। तो इसलिए मेरी तरफ से बेस्ट एफ़र्ट की गारंटी तो नहीं है, एक वादा है, अपनी तरफ से बेस्ट एफ़र्ट करूँगा, आपसे मुझे बेस्ट एफ़र्ट चाहिए। चलिए ठीक है जी, कल इंशाल्लाह पढ़ाई के साथ मुलाकात करते हैं। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।